हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आपको पता है हम इस वीडियो में सैंपल पेपर डिस्कशन करने वाले हैं और हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो आज का टारगेट है सेक्शन सी को करने का। और मैं आपको एक बता दूं, सेक्शन ए और सेक्शन बी जो कर लिया है उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं बीच में बता भी दूंगा वीडियो में। वैसे तो आप खुद भी चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट में होगा तपस्या सीरीज, उसमें आपको सेक्शन ए सेक्शन बी सारे मिल जाएंगे। और ये वीडियो कुछ दिन बाद आप देखोगे, तब तक तो डी और ई भी हो जाएगा, तो यानी पूरा सैंपल पेपर का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। बाकी मैं वीडियो में बीच में बताऊंगा कि कैसे आपको देखना है, अगर आपको नहीं समझ में आता प्लेलिस्ट कहाँ से देखनी है, क्या देखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी से और देखते हैं कि सेक्शन सी में किस टाइप के क्वेश्चन सैंपल पेपर में हमें दिए गए हैं। तो मैं थोड़ा मोटा मोटा बता दूं, सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन थे, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन और सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए, ये हमारा सेक्शन सी है और इसमें ये हमारा पहला क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिए जरा फटाफट। लिखा है नेशनल आर्ट कन्वेंशन गॉट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम स्टूडेंट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऑफ विच 60 आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, 84 इंटरेस्टेड इन डांस, 108 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन हैंडीक्राफ्ट। फॉर ऑप्टिमम कल्चरल एक्सचेंज ऑर्गेनाइजर्स विश टू कीप देम इन मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स, यानी कम ग्रुप में रखना है, ठीक है। सच दैट ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन द सेम आर्ट फॉर्म एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप इज द सेम। तो इस वाली लैंग्वेज से समझ में हमें आ जाता है कि हमें देखो, जब भी वर्ड प्रॉब्लम आता है तो हम डाउट में ये आते हैं कि हमें एचसीएफ लेना है या एलसीएम। तो मैंने आपको ट्रिक बता रखी है कि नंबर्स अगर आपको दे रखे हैं, अगर आपको लगता है कि इन नंबर से हमारा आंसर कम आने वाला है तो एचसीएफ लेना है और ज्यादा आने वाला है तो एलसीएम। अब खुद लिखा है साफ साफ कि ऑर्गेनाइजर विश टू कीप देम इन मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स, कम से कम ग्रुप में रखना चाहता है, सच दैट ईच ग्रुप कंसिस्ट इंटरेस्टेड इन द सेम आर्ट फॉर्म, ठीक है, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप इज सेम। और आगे देखो, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप एंड नंबर ऑफ ग्रुप्स इन ईच आर्ट फॉर्म, हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। यानी ये कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन में, देखो फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन ईच आर्ट फॉर्म, यानी कि आपके पास क्या क्या चीजें थी। आपके पास था 60 स्टूडेंट्स थे म्यूजिक के लिए, 84 थे डांस के लिए और 108 थे हैंडीक्राफ्ट के लिए, ठीक है। इस टाइप का था तुम्हारे पास। अब खुद से सोचो, अगर आपको इनको ग्रुप में डिवाइड करना है, ठीक है। और इसमें एक चीज और समझ में आती है कि ग्रुप कंसिस्ट इंटरेस्टेड इन सेम आर्ट फॉर्म, इसका मतलब यह है कि अगर कोई स्टूडेंट म्यूजिक का है तो जो ग्रुप बनेगा उसमें म्यूजिक वाले ही रहेंगे। अगर कोई यहां पे डांस के लिए है तो डांस वाले अलग रहेंगे और कम से कम बनाने हैं। तो इसका मतलब यह है कि इन सब का आपको एचसीएफ लेना है और जो एचसीएफ आएगा ना, उससे पता लग जाएगा कि म्यूजिक वाले में कितने रूम चाहिए होंगे, ठीक है, डांस वाले में कितने चाहिए होंगे और आपको हैंडीक्राफ्ट वाले में कितने चाहिए होंगे। समझ में आया? तो सबसे पहले फटाफट सब लोग एचसीएफ निकालेंगे इस क्वेश्चन में। क्या निकालेंगे? ठीक है, तो हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए एचसीएफ फाइंड आउट कर लो सबसे पहले। तो अगर हम एचसीएफ फाइंड आउट कर लें किसका, क्या क्या नंबर है हमारे पास, 60, 84 और हमारे पास है 108। अगर हम इन 3 नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट कर लें, ठीक है, तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि हम ग्रुप कितने कितने के बनाएंगे। तो चलिए एचसीएफ निकालने के लिए आई होप आपको पता हो, ठीक है, नहीं तो मैं इसको करके दिखा देता हूं एचसीएफ भी निकालना, ठीक है। वैसे तो आप लोग को शायद पता हो एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक मिनट, ये क्या हुआ, एक मिनट फिर से करना पड़ेगा। अब ये आ गया इसमें, ठीक है। तो अगर मैं इसका एचसीएफ फाइंड आउट करूं, तो अगर आपको नहीं पता है एचसीएफ कैसे निकालते हैं तो देख लो। देखो 60 के पहले आपको करने पड़ेंगे प्राइम फैक्टर, इस 60 के क्या करने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर। तो क्या होंगे, 2 से जाएगा, फिर 30 आएगा, फिर 2 से जाएगा 15, 3 × 5 यही आ जाएगा। फिर 84 के करेंगे तो 2 आएगा, फिर 42 आएगा, फिर 2 से करेंगे 21 आएगा, 3 × 7 ऐसा आ जाएगा। और 108 के करेंगे 3 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, 2 से भी जाएगा, 2 का स्क्वायर आएगा और 3 का स्क्वायर भी आएगा। और बल्कि देखो 108 के कर लेते हैं, 108 में क्या होगा, साइड से 3 की और 3 आएगा, 54
फिर 2 से जाएगा तो 27 और 3 9 3 3 3 1, यानी 2 का स्क्वायर 3 की पावर 3। तो फाइनली ये आ गया। तो अगर मैं आपसे बोलूं इनका एचसीएफ फाइंड आउट करो, क्या फाइंड करो इनका, अगर आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो कितना आएगा, देखो इनमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है और हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 ही है, क्योंकि यहां पे भी 2 आएगा, यहां पे भी 2 आएगा, 2 का स्क्वायर आया। और 3 क्या है यहां पे, अगर देखें 3 कितना आ रहा है मैक्सिमम, एक 3 इसमें भी, एक 3 इसमें भी, एक 3 इसमें, 3 आ रहा है, तो 4 3 जा 12, यानी एचसीएफ तो 12 आया। अगर एचसीएफ 12 आ गया तो हमें क्या पूछा था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप, ईच ग्रुप में, हर एक ग्रुप जो बनाओगे छोटे छोटे जिनमें आप रूम अलाउट करोगे तो उसके कितने होंगे। तो अगर हम बात करें म्यूजिक के लिए कितने ग्रुप होंगे, ठीक है, म्यूजिक ग्रुप कितने बनेंगे हमारे, म्यूजिक ग्रुप की बात करूं, देखो अगर आपका एचसीएफ 12 है और म्यूजिक के जो इंटरेस्टेड लोग थे वो थे 60, तो 60/12, यानी हमारे जो म्यूजिक के ग्रुप बनेंगे वो 5 बन जाएंगे। डांस में कितने ग्रुप बनेंगे, डांस ग्रुप की बात करें, डांस ग्रुप कितने बन जाएंगे, तो डांस ग्रुप में 84 है, तो 84/12 कर लो, तो ये 7 आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा कितना आ जाएगा 7। और लास्ट में हमारा क्या है, हैंडीक्राफ्ट, तो हैंडीक्राफ्ट के कितने ग्रुप बन जाएंगे, हैंडीक्राफ्ट्स ग्रुप जो है वो हमारे आ जाएंगे कितने, 108 है, अपॉन 12 कर लो, 9 आ जाएगा। फिर आपसे लास्ट में बोला हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड इफ ईच ग्रुप विल अलॉटेड अ रूम, मतलब एक ग्रुप को एक रूम दिया गया, यानी कि यहाँ पे 5 ग्रुप है तो 5 रूम दे दिया आपने। तो अगर नंबर ऑफ रूम्स की अगर मैं बात करूंगा, नंबर ऑफ रूम्स, तो वो कितने हो जाएंगे, यहां से आ जाएगा 5, यहां से आ जाएगा 7, यहां से आ जाएगा 9, तो 12 + 9 कितना आ जाएगा 21। तो इतने रूम्स रिक्वायर्ड होंगे इस क्वेश्चन के लिए। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, बढ़िया से समझ में आया। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यानी मेनली इस क्वेश्चन में क्या होता है, जब आपको ये समझ में आ जाए कि इस क्वेश्चन में एचसीएफ लेना या एलसीएम लेना, अगर ये चीज क्लियर है कि भाई एचसीएफ सही है, तो फिर आप चीजों को आराम से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अल्फा बीटा से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें आपके पास एक पॉलिनोमियल है 5x² प्लस का 5x प्लस का 1, ये आपको दे रखा है। और अल्फा बीटा अगर जीरो से है तो यार एक चीज याद रखो, ठीक है, कि अल्फा प्लस बीटा पहले से ही फाइंड आउट कर लो, अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि इसकी जरूरत तो पड़ने वाली है, इसकी जरूरत हर क्वेश्चन में पड़ती है। अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक अगर दे रखा है तो अल्फा बीटा अगर जीरो से तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा लगा दो। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अगर आपको पता हो, माइनस का b/a, तो माइनस b क्या होता है, x का कोफिशिएंट यानी 5, a क्या होता है x² कोफिशिएंट, ये भी 5 यानी -1। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, c कितना है 1 है और ये 5 है, यानी 1/5 आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया -1, अल्फा इंटू बीटा आ गया c/a के अकॉर्डिंग 1/5। आई होप आपको ये चीजें बढ़िया से समझ में क्लियर हो गई हो, कोई दिक्कत ना आ रही हो, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया, ठीक है। अब तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर आपने पॉलिनोमियल के सेशन को फॉलो किया हो तो मैंने बताया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका फॉर्मूला याद रखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला याद रखो। अच्छा, फिर भी कुछ बच्चे फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो एक ट्रिक भी मैंने बताई थी, क्या कि अल्फा प्लस बीटा का अगर होल स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा। भाई अगर अल्फा प्लस बीटा का अगर आप होल स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा। तो अगर आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो ये जो प्लस का 2 अल्फा बीटा इसको ले जाओ इस साइड, तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। चेक करो, ये स्टेप समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आया। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ये आ जाएगा फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। अगर भूल जाओ तो, अदरवाइज आपको याद रखना है। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो -1 है, तो -1 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू अल्फा बीटा की जो वैल्यू है 1/5 है, तो 1/5 पुट कर दो। तो -1 का स्क्वायर 1
2 इंटू 1 माइनस का 2 हो गया अपॉन 5। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो 5, तो 5 माइनस का 2, तो क्या आंसर 3/5 आ जाएगा। तो इस वाले फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो कितना आ गया 3/5। अब ऐसे ही आपको सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, अल्फा की पावर -1 बीटा की पावर -1। तो ये तो आपके लिए और आसान होगा, ये तो आपके लिए और आसान होगा। कैसे, देखो सेकंड क्वेश्चन तो बहुत आसान है। सेकंड में आपको निकालना है अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1। तो किसी पे पावर -1 का मतलब क्या है, ये 1 अपॉन अल्फा है, ये 1 अपॉन बीटा है, यही तो होता है। तो अगर यहाँ पे एलसीएम ले लिया जाए अल्फा बीटा, यहाँ पे अगर एलसीएम ले लिया जाए अल्फा बीटा, तो बीटा यहां पहुंच जाएगा, अल्फा यहां पहुंच जाएगा, तो ये बन गया बीटा और प्लस का अल्फा। तो बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा एक ही बात है, वो -1 है, तो -1 क्या जाएगा माइनस का 1 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू 1/5 है, तो 1/5, ये 5 न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, तो माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1 इंटू 5, तो क्या आंसर -5 आ गया। इस तरीके से बड़े आराम से हम ये क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी डिफिकल्टी। क्लियर है, समझ में आ गया सब कुछ, बहुत बढ़िया। तो ये आंसर आ गया -5। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया जिसमें आपको अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1 फाइंड आउट करना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 में दो पार्ट हैं, पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट मतलब इसमें दो क्वेश्चन, एक ये और एक ये है, ठीक है। सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑफ ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। एक बात ध्यान रखो, अगर 2 डिजिट नंबर का कोई क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले उसकी यूनिट डिजिट को और टेंस डिजिट को लेट कर लिया करो। तो लेट कर लिया, जैसे मैंने लेट यूनिट डिजिट भी y, लेट यूनिट डिजिट भी y और टेंस डिजिट भी x, टेंस डिजिट भी x। अच्छा मैं तुमसे बोलूं 23 एक नंबर है, तो 23 को हम लोग क्या लिखते हैं 10 इंटू 2 + 3। क्या लॉजिक है इसमें, जो टेंस डिजिट होती है उसमें 10 का मल्टीप्लाई हो जाता है और यूनिट डिजिट ऐड हो जाती है। तो अगर मैं इन दो डिजिट की हेल्प से नंबर लिख लूं, नंबर, तो नंबर क्या आ जाएगा, टेंस डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई कर दो, तो x में 10 का मल्टीप्लाई होगा 10x प्लस हो जाएगा इसका यूनिट डिजिट यानी y, यानी कि ये आ गया 10x प्लस का y। आया समझ में, क्लियर हो गया। तो ये 10x प्लस y आ गया। अच्छा जी, अब तुमसे क्वेश्चन क्या बोला गया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या क्या बोला गया था तुमसे बोला गया था सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी सम करना है, यानी प्लस करना है किसका, सम करना है आपको, किसका करना है 2 डिजिट नंबर, मतलब सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, ठीक है, एंड नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, मतलब डिजिट को रिवर्स कर दो, मतलब आपको दो चीजों का सम करना है, एक नंबर और एक दूसरा नंबर जो डिजिट को रिवर्स करने से आता हो। तो हमारा ओरिजिनल नंबर तो बेटा ये है 10x प्लस y, और इसकी डिजिट को रिवर्स कर दे यानी वो 10y प्लस x हो जाएगा। भाई रिवर्स करने का मतलब होता है x की जगह y और y की जगह x। तो इनका जो सम है वो कितना दे रखा है 66 के बराबर दे रखा है। कितने के बराबर दे रखा है 66 के बराबर दे रखा है। तो एक कंडीशन तो हमें यहां से मिल जाएगी। चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 10x प्लस x कितना हो जाएगा 11x, 10y प्लस y कितना हो जाएगा 11y इक्वल टू 66। तो क्या ये 6 से 11 से डिवाइड हो रहा है, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस y आ जाएगा 6 के बराबर। फर्स्ट कंडीशन हमारी ये आ जाएगी, फर्स्ट कंडीशन ये आ गई, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा था कि इफ द डिजिट डिफर बाई 2, मतलब डिजिट का डिफरेंस जो है वो 2 है। अब ये तो तुम्हें बताया नहीं है कि x बड़ा है या y बड़ा है, तो तुम्हें दो केस बनाने पड़ जाएंगे इस बार। केस 1 में तुम ले लोगे कि x बड़ा है तो x माइनस वाई बराबर 2 होगा, और एक केस 2 बना लो जिसमें तुम बता दो कि y माइनस एक्स बराबर 2 है, ठीक है। तो दो केस बनाने पड़ेंगे अलग अलग। फिर आपको बताना है फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड आउट करो, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। तो सीधी सी बात है दो केस बन रहे हैं तो दो नंबर फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो सॉल्व कैसे होगा, अच्छा एक कंडीशन ये है और ये वाली कॉमन कंडीशन है, तो चलो इसको पुट कर लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 6। तो क्या करना चाहिए, अगर आपने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ रखा होगा तो y से y कट जाएगा, 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, तो x आ जाएगा 4 के बराबर। अगर x 4 के बराबर है तो x की वैल्यू किसी में भी रख दो,
तो सिंस x माइनस वाई इक्वल टू 2, सिंस x माइनस वाई इक्वल टू 2, x की वैल्यू जो है 4 इधर पुट कर दो, 4 माइनस का y इक्वल टू 2, तो y कितना आएगा 4 माइनस का 2, तो देखो ऐसा है ना, 4 माइनस वाई बराबर 2 आ गया, इस y को इधर ले जाओ, 2 को इधर ले आओ, तो y इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो हमारा नंबर इस केस के अलोंग क्या आ जाएगा, इस केस के अलोंग नंबर तो हमारा 10x प्लस वाई है ना, ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई है, तो 10 इंटू 4 प्लस 2 20 कितना आ जाएगा 42, कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा इस केस के अकॉर्डिंग। अब आ जाओ इस वाले केस में, y माइनस एक्स 2 है और ये वाला कॉमन केस है, x प्लस वाई इक्वल टू 6, इसमें भी ऐड कर दो तो x से x कट जाएगा, y प्लस वाई 2y हो जाएगा, ये 8 आएगा, तो y 4 आ जाएगा इस बार। और हमें एक कंडीशन पता है, y माइनस एक्स बराबर 2 है, तो y के लिए अगर 4 रखेंगे, ये इधर गया, इधर गया, तो x 2 आ जाएगा इस बार। तो इस बार हमारा नंबर क्या आएगा 10x प्लस वाई के अकॉर्डिंग अगर हम x को 2 पुट कर दें और y को 4 पुट कर दें, तो आंसर क्या आ जाएगा 24। तो एक नंबर आ गया 42 और एक आ गया 24, दोनों ही आंसर सही है। तो बोलो कितने नंबर फॉर्म होंगे, 2 नंबर फॉर्म हो जाएंगे, और क्या वैल्यू होगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी। आया समझ में, क्लियर सबको, नोट कर लो, मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग बढ़िया से, और खुद से भी ट्राई किया क्वेश्चंस को जो है ना खुद भी ट्राई करोगे ना, तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है, अब आ जरा इस वाले क्वेश्चन पे। अब इस वाला ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वैसे सीबीएसई की एनसीईआरटी में डिलीटेड है और सिलेबस में भी नहीं है, सिलेबस से भी डिलीटेड है। पता नहीं ये क्यों डाल दिया भाई, कंफ्यूज करने के लिए। ये हर बार का सीबीएसई का है, कुछ ना कुछ तो कंफ्यूजन रखनी है, जिससे बच्चे परेशान रहें और सीबीएसई का हल्ला बोलते रहे, सीबीएसई हर जगह दिखाई देता रहे। ठीक है, चलो अब जो भी ये फिलहाल दे दिया है अभी कर लेते हैं, बाद में और क्लियरिटी अगर आती है तो ठीक है, नहीं तो इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन करके रखना। ठीक है, चलो तो इसमें क्या है 2/√x है, 3/√y है, मतलब यहाँ पे क्या है ना डिवाइड में आपका वेरिएबल होता है, डिवाइड में। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं हम, देखो 2/√x को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 1/√x, समझ रहे हो। ऐसे 3/√y को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 1/√y, ऐसे समझो, और ये 2 के बराबर। ऐसे इसको क्या लिख सकते हो 4 इंटू 1/√x माइनस 9 इंटू 1/√y इक्वल टू -1। कुछ समझ में आ रहा है कैसे करो, ये लिख दिया 2 इंटू 1/√x प्लस 3 इंटू 1/√y इक्वल टू 2, और ये हो गया 4 इंटू 1/√x माइनस 9 इंटू 1/√y इक्वल टू -1। ठीक है, इतना लिखने के बाद ये जो वेरिएबल है फ्रैक्शन में है ना, तो लेट कर लो कि 1/√x जो है ना वो u के बराबर है, और 1/√y जो है वो v के बराबर है। क्या है 1/√x को अगर हमने u ले लिया और 1/√y को v ले लिया, u और v में ले लिया, तो क्या इक्वेशन आएगी समझते हैं। तो 1/√x को अगर आपने u लिया तो पहली कंडीशन क्या आ जाएगी, मतलब ध्यान रखना ये क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, 1/ वाले पार्ट को u लेते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है u बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2u, क्या हो जाएगा 2u प्लस ये हो जाएगा 3v इक्वल टू 2, और इस ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी 4 है ना, तो 4u माइनस का 9v इक्वल टू -1। तो अब ये दो इक्वेशन तो आसान सी दिख रही नहीं दिख रही हैं, आपने इस टाइप के क्वेश्चंस तो सॉल्व करे हैं ना, अब तो ये एलिमिनेशन मेथड से बड़े प्यार से हो जाएगा। यस ठीक है, देखो यहाँ माइनस का 9 है, यहाँ 3 है, तो 3 3 जा 9, तो पहली इक्वेशन में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये सॉल्व हो जाएगा। चलो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको इसके नीचे लिख रहे हैं, तो 3 2 जा 6u प्लस का 9v, 3 2 जा 6, ये फर्स्ट इक्वेशन में इधर लिख ली मल्टीप्लाई करने के बाद। अब ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को, तो माइनस से प्लस कट जाएगा, 6 + 4 10u माइनस का 1 प्लस का 6 5 आएगा, तो u कितना आ जाएगा, u आ जाएगा 5/10, यानी u की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब इस u की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारे पास 2u प्लस 3v इक्वल टू 2, तो 2 इंटू u की वैल्यू हमारी 1/2 है प्लस 3v इक्वल टू 2, तो 2 से 2 कट गया, तो 1 प्लस 3v इक्वल टू 2, तो 3v इक्वल टू 2 माइनस 1, तो 3v इक्वल टू 1, तो v कितना आ जाएगा 1/3, तो v कितना आ गया 1/3। ठीक है, तो अगर v आपका 1/3 आ गया, ठीक है,
और u आपका 1/2 है, v आपका 1/3 है। हमें तो चाहिए एक्स वाई भाई, हमें क्या चाहिए, हमें एक्स वाई चाहिए। तो 1/√x को आपने u लिया था, 1/√x था आपका u के बराबर, तो u कितना आया है, 1/2 आया है। तो 1/2 इक्वल टू 1/√x, कंपेयर कर दो, तो √x इक्वल टू 2, स्क्वायर बोथ साइड करोगे तो क्या 4 आ जाएगा। अगर हम इसमें स्क्वायर बोथ साइड कर दें तो 2 का स्क्वायर क्या 4 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 1/√y को 1/√y किसके इक्वल है, देखो v के इक्वल है, और v कितना है 1/3 है। तो कंपेयर करो इधर √y कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, स्क्वायर बोथ साइड कर दो तो ये रूट हट जाएगा और 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9। तो यहाँ पे आंसर x आ जाएगा 4 और y आ जाएगा 9। क्लियर, x आ गया 4 और y आ गया 9। क्लियर है यहाँ तक, x 4 और y 9, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये चीज इधर तक सबसे बढ़िया समझ में आ रही है। एक बार फिर से देख लेना, देखो और हमेशा याद रखो, अगर आपको मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है, एक बात हमेशा याद रखना कि यार आपको प्रैक्टिस करते जाना है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल आप बढ़िया कर ले जाओगे, मतलब आपकी प्रैक्टिस का जो लेवल है ना वो अच्छा रहेगा ना, तो आप डेफिनेटली मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर लो। कुछ बच्चे यही पूछ रहे थे सर हम कैसे मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करें, क्या करें, बस सोचते रहेंगे। मैं कहता हूं थ्योरी एक बार बस देख लिया करो, एक बार। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे थ्योरी ऑटोमेटिक क्लियर होती है। थ्योरी पढ़ने से नहीं क्लियर होगी, थ्योरी क्वेश्चंस को करके क्लियर होगी। बात समझ में आ रही, इस तरीके से करना है। तो यहां पे ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब जरा आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29 पे, ठीक है। क्या लिखा है 29 में, देखो पीए एंड पीबी, ये पी पॉइंट है हमारा, पीए और पीबी दो टेंजेंट हैं और सेंटर ओ है, मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। क्या लिखा इसमें, कॉर्ड ए बी, जो कॉर्ड ए बी है मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द रेडियस, रेडियस के साथ ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ऐसा बोला गया है। और हमें रेडियस फिर बाद में लेंथ ऑफ कॉर्ड 6 दे रखा है, ये 6 है। और लेंथ ऑफ टेंजेंट पीए, हमें पीए की लेंथ बतानी है और रेडियस की लेंथ बतानी है, ठीक है। तो देखो ये बताओ, आपको पता है कि रेडियस और टेंजेंट, आपको पता होगा ना, रेडियस और ये सर्किल है तो ये सेंटर है, तो रेडियस और टेंजेंट, ये दिस इज टेंजेंट। अगर ये टेंजेंट और ये रेडियस है, ठीक है, तो ये एंगल 90 बनाता है। क्या बनाता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है ये रेडियस और टेंजेंट। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री बनाता है आपका, ये वाला एंगल 90 डिग्री अगर है, इसका मतलब यहां पे 90 है, तो अगर ये एंगल 30 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, क्या ये 60 हो जाएगा। और आपको पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, तो अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये एंगल 60 है, तो क्या ये वाला एंगल भी 60 आ जाएगा। भाई एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर मैं इस ट्राइंगल को ले लूं, कौन सा ट्राइंगल, पी ए बी ट्राइंगल को लूं, अगर मैं पी ए बी, आपका ये एंगल 60, ये एंगल 60, तो क्या ये वाला एंगल हम फाइंड आउट कर लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से। आप कहोगे हाँ सर निकाल लेंगे, चलो निकाल लेते हैं। तो एंगल P प्लस एंगल ये 60 प्लस का ये वाला एंगल 60 इक्वल टू 180। तो एंगल P कितना आ जाएगा 180, 60 60 120 होता है तो 120, तो एंगल P कितना आ जाएगा 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो अगर एंगल P भी तुम्हारा 60 डिग्री यानी तीनों एंगल्स बराबर है, तो कौन सा ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो क्या लिखोगे, सिंस ऑल एंगल्स आर इक्वल, सिंस ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, सिंस ऑल एंगल्स आर इक्वल सो इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या लिखोगे, सो इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। सो इट इज एन इक्विलेटरल, क्या हो जाएगा, सो इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये कैसा ट्राइंगल, इक्विलेटरल। और हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, इसका मतलब पी ए पी बी ए बी सब बराबर होगा। पी ए पी बी और ए बी कितना होगा बराबर। और ए बी की वैल्यू हमें दे रखी थी, देखो लेंथ ऑफ कॉर्ड 6, यानी ए बी तो 6 दे रखा था ना, तो पी ए बराबर पी बी इक्वल टू 6 तक हमारा आ गया, 6 सेंटीमीटर, यानी कॉर्ड की लेंथ तो बता दी भाई, कॉर्ड की लेंथ तो हमने बता दी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। सॉरी कॉर्ड मतलब ये टेंजेंट की लेंथ पी ए। अब रेडियस और पता करना है, ठीक है।
अब आपको रेडियस पता करना है, इतना नोट कर लो, मैं इसको इरेज करूंगा, फिर सिर्फ हम रेडियस पे फोकस करेंगे। हमने टेंजेंट की लेंथ तो फाइंड आउट कर लिए, अब हमें रेडियस पे फोकस करना है भाई। क्या करना है? रेडियस पे फोकस कर लेंगे। तो चलिए इसको नोट कर लिया आपने। अब ये फिगर हम थोड़ा क्लीन कर देते हैं, सिर्फ रेडियस पे फोकस करते हैं। देखो रेडियस हमारा OA है, तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, ठीक है, इसको ज्वाइन कर देता हूं, तो आप बताओ, ये एंगल तो 90 था और ये एंगल 60 था। आपको पता होगा, जिन लोगों ने सर्कल पढ़ लिया होगा, अभी तो देखो, अभी तो आज देख रहे होगे वीडियो, तो नहीं पढ़ा होगा, जब पढ़ लोगे तो आपको पता है ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कर लोगे। और ये बहुत कॉन्ग्रेंट हर बार होते, इतने बार होता है कि आपको रट जाएगा। कैसे, मैं बता भी देता हूं, बता देता हूं। चलो देखो, टेंजेंट की लेंथ बराबर, ये और ये रेडियस, और ये कॉमन हो गया कॉन्ग्रेंट। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, और पूरा ये एंगल 60 है, तो क्या ये 30 डिग्री हो जाएगा? 30 हो जाएगा, बराबर बराबर होगा ना। कॉन्ग्रेंसी में क्या होता है? एंगल बराबर होता है। तो इसका मतलब ये एंगल 30 आ जाएगा। तो अगर ये 30 है, तो अगर मैं एक इतना सा ट्राइंगल बना लेता हूं आपके लिए, दिस इज O, दिस इज A, दिस इज P, ठीक है, और यहां है 90 डिग्री, यहां है 30 डिग्री, ठीक है। और अब आपको फाइंड आउट करना है क्या? रेडियस फाइंड आउट करना है। PA की जो लेंथ है, PA की जो लेंथ है वो 6 है, ये 6 है। अब आपको OA पता करना है, अब आपको OA पता करना है। तो क्या करना चाहिए? देखो, एंगल के सामने वाला तो परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, तो ये क्या है? बेस। तो परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है और बेस गिवन है, तो क्या लगा देना चाहिए? tan 30। tan 30 लगा दो। tan 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस है 6, तो tan 30 होता है 1/√3 OA अपॉन 6। तो कितना आ जाएगा? OA इक्वल टू 6 इधर पहुंच जाएगा, 6/√3। रैशनलाइज कर लो तो ये आ जाएगा 6√3/3। तो क्या आंसर? 2√3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 2√3 सेंटीमीटर। आया समझ में? क्लियर है? मतलब मैंने tan ही क्यों लगाया? क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर पता करना है, बेस दे रखा था। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये एक और है, इसमें और वाला पार्ट, ठीक है। ये भी NCERT का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं इसको स्क्रीन पे ले लेता हूं, इस वाले क्वेश्चन को। चलो आ गया स्क्रीन पे भाई, इसको ऊपर कर देते हैं। तुम इसी क्वेश्चन को पढ़ो, इतने को। क्या लिखा है इस क्वेश्चन में? टू टेंजेंट TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्किल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। मतलब एक सर्किल है और एक एक्सटर्नल पॉइंट है T, जिससे टेंजेंट ड्रॉ की गई है। कौन सी टेंजेंट ड्रॉ की गई है? TP एंड TQ, ये दो टेंजेंट हमने ड्रॉ की है। मतलब एक टेंजेंट हमने TP ड्रॉ की है और एक टेंजेंट हमने TQ ड्रॉ की है। दो टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दी हैं। अच्छा जी, अब सेंटर हमने O ले लिया, सेंटर हमने O ले लिया। अब लिखा है PTQ। PTQ जो एंगल है, ये वाला एंगल जो है वो डबल है OPQ से। इस PQ को ज्वाइन कर दो और इसको ज्वाइन कर लो। ये वाले एंगल की बात हो रही है कि ये वाला एंगल से डबल करोगे तो ये वाला एंगल आएगा। तो एक काम कर रहा हूं मैं, इस वाले एंगल को थीटा लेट कर ले रहा हूं। मतलब लेट कर लिया एंगल, या एक्स मान लो, एक्स मान लेते हैं। चलो इस वाले एंगल को हमने एक्स मान लिया, तो लेट एंगल OPQ इक्वल टू एक्स। हमने एंगल लेट कर लिया कि OPQ जो है वो x के बराबर है। अगर एंगल OPQ x के बराबर है, ठीक है, अगर एंगल हमारा OPQ x के बराबर है, तो एक बताओ, रेडियस और टेंजेंट तो आपस में 90 होता है, यानी कि एंगल OPT तो 90 है भाई। OP और T ये तो रेडियस और टेंजेंट है ना, 90 डिग्री होगा। तो अगर मुझसे कोई पूछे TPQ बताओ, क्या बताओ? एंगल TPQ बताओ, एंगल TPQ वो कितना होगा? तो अगर ये वाला एंगल x है और ये पूरा 90 है, और मैं तुमसे बोलूं TPQ बताओ, तो पूरे 90 में से ये वाला एंगल माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
तो क्या ये 90 माइनस का x आ जाएगा? बताओ, अगर ये एंगल x है और पूरा अगर ये 90 है, अगर ये पूरा 90 और ये x है, तो क्या 90 में से x हम माइनस कर दें तो क्या हमारा एंगल TPQ आ जाएगा 90 माइनस x? क्या ये चीज क्लियर है? अच्छा जी, तो ये मिल गया एंगल TPQ। अब आपको एक चीज पता है, अभी पिछले क्वेश्चन में भी जो है कि ये दोनों हमारी लेंथ बराबर होती हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है? बराबर। तो सिंस TP इक्वल टू TQ, लिख भी दो, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल होती, इसलिए इक्वल कर दिया। और अगर टेंजेंट की लेंथ इक्वल है तो मैं कह सकता हूं TQP जो है वो एंगल भी 90 माइनस एक्स आ जाएगा, क्योंकि TPQ 90 माइनस एक्स है तो ये भी 90 माइनस एक्स। अब इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, इन ट्राइंगल TPQ में हम लोग लगा देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो देखो, ये वाला एंगल तो PTQ है, ये वाला एंगल 90 माइनस एक्स है, ये वाला एंगल भी 90 माइनस एक्स है, और किसके बराबर? 180 के। ठीक है, अब देखो ऐड वेड कर लेते हैं। PTQ 90 प्लस 90 180, माइनस एक्स माइनस का 2x बराबर 180। तो 180 से 180 कट गया, तो एंगल PTQ क्या आ जाएगा? माइनस का 2x उस साइड जाएगा तो प्लस का 2x आ जाएगा, तो एंगल PTQ क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा। ठीक है, एंगल PTQ क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा। ठीक है, और देखो याद ध्यान से देखना, अगर हमारा एंगल PTQ जो है वो 2x आ गया है, तो x किसको लिया था हमने? OPQ को, तो 2 एंगल OPQ। तो बस हमारा यही तो प्रूफ हो गया कि PTQ जो है वो 2 टाइम्स ऑफ OPQ है। आया समझ में? क्लियर है? PTQ आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। ठीक है, ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ आ गया, चेक कर लो इस चीज को। क्लियर है सबको? चलो बढ़िया, अब आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब अच्छा लेवल का क्वेश्चन दिया ट्रिग्नोमेट्री का, मतलब ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा दे रखा है। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा। आपको प्रूफ करना है कि टेन थीटा की वैल्यू क्या है। प्रूफ क्या करना है कि टेन थीटा की वैल्यू क्या है। तो यार देखो, इस क्वेश्चन का सबसे बढ़िया तरीका है कि पूरी इक्वेशन को ना कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। अच्छा, कॉस से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि साइन अपॉन कॉस टेन होता है। तो देखो यहाँ पे साइन है ना, तो कॉस नीचे आ जाएगा तो चांसेस बनेंगे। तो हम पूरी इक्वेशन को, यानी कि इसके नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर के नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा, और 3 साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब हर जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ठीक है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा आपने लिख दिया। अब इतना आने के बाद सिंप्लीफाई करते हैं। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर होता है टेन स्क्वायर थीटा। यहां पे एक कॉस कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा। तो ये इतना आ गया 3 टेन थीटा। कितना आ गया? 3 टेन थीटा। तो ये सेक स्क्वायर, ये टेन स्क्वायर, ये 3 टेन थीटा। अब देखो ये भी टेन में है, ये भी टेन में, ये सेक टेन में नहीं है। तो आपको एक आइडेंटिटी पता होगी ना कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब है इस सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, यानी इस सेक स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और ये तो है ही तुम्हारा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 टेन थीटा, इक्वल टू 3 टेन थीटा।
अब यहां पे tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा, और ये 3 tan थीटा है तो इसको लेफ्ट साइड ले जाओ तो माइनस का 3 tan थीटा, और ये प्लस का 1, ये प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा, माइनस का ये इधर पहुंच जाएगा माइनस का 3 tan थीटा, और ये है प्लस का 1, क्या है प्लस का 1। ये स्टेप समझ में आया? ये स्टेप सबको क्लियर है पक्का? अब आपको करना पड़ेगा मिडिल टर्म स्प्लिट। क्या करना है? मिडिल टर्म स्प्लिट, यानी 1 का मल्टीप्लाई 2 में करा तो 2 आएगा, और 2 प्लस 1 3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 2 tan स्क्वायर थीटा, इस 3 tan थीटा को लिख देंगे माइनस का 2 tan थीटा माइनस का tan थीटा प्लस का 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में 2 tan थीटा ले लो कॉमन, तो यहां से आ जाएगा tan थीटा माइनस यहां से आ जाएगा 1, इन दोनों में माइनस 1 कॉमन ले लो तो ये tan थीटा माइनस का 1 बराबर 0, ऐसा रिजल्ट आएगा। तो tan थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा 2 tan थीटा माइनस का 1, क्या आ जाएगा 2 tan थीटा माइनस का 1 बराबर 0। ठीक है, मतलब क्या, tan थीटा माइनस 1 एक ब्रैकेट में, 2 tan थीटा माइनस 1 एक ब्रैकेट में। तो एक बार इसको 0 कर दो, एक बार इसको 0 कर दो, तो tan थीटा माइनस 1 को अगर 0 कर दिया तो tan थीटा कितना आ जाएगा 1, और अगर मैंने 2 tan थीटा माइनस 1 को 0 कर दिया तो 2 tan थीटा आ जाएगा इधर 1, तो tan थीटा क्या आ जाएगा 1/2। तो 1 और 1/2, देखो यही तो प्रूफ करना था। आया समझ में? इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो बढ़िया था ये वाला क्वेश्चन। देखो इस तरीके का तुमने एनसीईआरटी में देखा भी नहीं होगा, इस तरीके का एनसीईआरटी में नहीं देखा होगा, लेकिन अगर आप सही से करोगे चीजें तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको? चलो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा हाँ, एक चीज और है कि अनअकैडमी का जो एक बैच है तरक्की बैच, और इसमें आप इनरोल कर सकते हो। अगर आपको पढ़ाया हुआ मेरा अच्छा लग रहा है, आपको लगता है 1-to-1 होगा, डाउट भी अभी तो आप डाउट नहीं पूछ सकते हो। ठीक है, उधर आप डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, हर बच्चों की मैंने लिस्ट बना रखी है प्रॉपर, हर बच्चे के बारे में मुझे पता होता है किसने कितना पढ़ लिया है, क्या नहीं पढ़ लिया है, सारी चीजें पता होती हैं। ऐसे ही आपके साथ आप भी बढ़िया से पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, इस बैच में दिगराज सर आपको एसएसटी पढ़ाएंगे, संतोष सर आपको साइंस पढ़ाएंगे, कृति मैम इंग्लिश, और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, मेरा नाम आशीष, तो मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। 3000 की कॉस्ट है, और अगर आप कोड लगा लेते हैं LA4S, लव A4S, अगर आप अपनी आर्मी, आपको मैं हमेशा बोलता हूं हमारी एक आर्मी है जिसका नाम है A4S आर्मी से अगर आप प्यार करते हैं, लव A4S, तो इसको आप यूज करके डिस्काउंट जितना भी चल रहा होगा इस टाइम करंट में, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये कॉस्ट और कम हो जाएगी, वो आप देख लेना। इतने कॉस्ट में आपको चारों सब्जेक्ट मिल रहे हैं, पूरा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, चलो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। चलो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, साथ के साथ मैं अपने बच्चों को मैथ्स की एक एक्सक्लूसिव बुक भी दे रहा हूं, जिसमें आपको 2000 से ज्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, जिसमें आपके PYQs भी इंक्लूडेड होंगे, MCQ भी इंक्लूडेड है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं। तो ये चैप्टर वाइज बच्चों को मिल रही है, आप भी इसका लुत्फ उठा सकते हैं, बढ़िया से पढ़ाई कर सकते हैं, कोई बुक की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। बुक की कॉस्ट ही 600 रुपए से ज्यादा है, और यहां तो फीस 600 रुपए से कम है। ठीक है, तो आप देख लेना एक बार। चलो अब आ जाओ जरा, इस सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है ये, और इसको मैं स्क्रीन पे ले लेता हूं इस वाले में, एक मिनट। तो सेक्शन सी का जो है वो ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या फाइंड आउट करना है, जरा आप देखिए पहले। इसमें आपको एवरेज फाइंड आउट करना है, एवरेज लेंथ ऑफ लीव्स, यानी कि आपको यहां पे क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यार देखो मीन फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड है आपके पास, डायरेक्ट मेथड है और एज्यूम मीन मेथड है। स्टेप डेविएशन कोर्स में नहीं है। तो एज्यूम मीन तब यूज करते हैं जब डेटा बड़ा हो, जैसे 100, 200, और डायरेक्ट मेथड तब यूज करते हैं जब डेटा बहुत छोटा हो, 2, 3, 7, 9, इस तरीके से, मतलब 50 में ही सारी कहानी सिमट जाए। ठीक है, तो आप डायरेक्ट, और वैसे तो देखो पेपर में लिख के ना है तो कोई भी मेथड लगा लेना। जैसे इस क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है कि एप्रोप्रिएट मेथड यूज करना, कहीं लिखा है क्या? सिर्फ लिखा है लेंथ ऑफ 40 लीव्स of a plant are measured correct to the nearest millimeter and data obtained is represented by the following। कहीं नहीं लिखा कौन सा मेथड यूज करना है। तो चाहे इस क्वेश्चन को डायरेक्ट से करो, चाहे एज्यूम मीन मेथड से करो, ये तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तो देख लेते हैं डेटा के हिसाब से। अच्छा, इससे पहले एक चीज तो और समझ में आ रही है, इंटरवल जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है। जैसे आप देख सकते हो
126 के बाद 127 आ गया, तो ये कंटिन्यूस नहीं है। तो सबसे पहला काम इसको कंटिन्यूस बनाओ, यानी इधर मैं क्लास इंटरवल की एक टेबल अलग से बना लेता हूं, इधर एक क्लास इंटरवल की टेबल बना लेते हैं अलग से। और इसमें क्या होगा पता होगा आपको, अगर 1 का डिफरेंस है तो लोअर लिमिट में 0.5 कम कर दो, यानी कि 117.5 से हो जाएगा, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दो, यानी 126.5 हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ये हो जाएगा 126.5 से 135.5, 135.5। ठीक है, फिर अगर स्पेस की दिक्कत आ रही है, एक मिनट थोड़ा और साइड में बनाते हैं लाइन, एक मिनट। आपको समझ में तो आ गया होगा क्या करना है, बिल्कुल पास ले लेते लाइन, जिससे कि हमारे पास थोड़ा स्पेस लिखने का ज़्यादा रहे। चलो अब लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल, तो ये क्या होता है, अगर 1 का डिफरेंस है तो लोअर लिमिट में 0.5 कम, अपर में ज़्यादा, तो ये आ जाएगा 117.5 से 126.5, 126.5 से 135.5, 135.5 से 144.5। ठीक है, मतलब अपर में कम ज्यादा करना है और लोअर में कम करना है। ये हो जाएगा 144.5 से, बड़ा ही नंबर दे दिया है, स्पेस ही नहीं बच रही है, 153.5, 153.5 से 162.5। देखो यहां कम कर रहा हूं, यहां ज्यादा कर रहा हूं। ठीक है, 162.5 से 171.5, 171.5 से 180.5। ठीक है, अब चेक कर लो मैंने जो लिखा है। अब देखो कंटिन्यूस बन गया क्या, देखो अगर यहां 126.5 है तो देखो ये 126.5, यहां 135.5 है तो यहां पे 130.5। इस तरीके से हमने क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस कर लिया। क्या होता है, लोअर लिमिट में 0.5 कम करो, अपर में ज्यादा करो। ये तो आपका फ्रीक्वेंसी दे रखा है। अब क्या करो, एक्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एक्स। तो यहीं पे एक टेबल हम एक्सटेंड करेंगे, जो भी चीजें एक्स हम इधर फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ओहो, ठीक है, अब हम x फाइंड आउट करेंगे, यहां x फाइंड आउट हो जाएगा। फिर अगर हम d मेथड से फाइंड आउट कर रहे हैं तो फिर हमें एक टेबल और चाहिए होगी। इस तरीके से हमारा काम हो जाएगा। अब देखो क्या क्या हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको x फाइंड आउट करना होता है, चाहे डायरेक्ट मेथड लगाओ चाहे एज्यूमिन लगाओ। ठीक है, सबसे पहले x। तो x क्या होता है, x होता है क्लास मार्क, जो कि निकलता है किससे, क्लास मार्क कैसे निकलता है नहीं, x अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 से। तो अपर लिमिट अगर 126.5 है और लोअर लिमिट 117.5 है, अपॉन 2 करो तो जो भी वैल्यू आएगी वो यहां लिखनी है। ठीक है, वो आपको यहां लिखनी है। तब तक मैं लाइन इधर बना लेता हूं। ठीक है, इसको डायरेक्ट से अगर आप करते हो तो कैलकुलेशन ज्यादा रहेगी। अभी मैं बताता हूं क्यों ज्यादा रहेगी, पहले तो समझ लेते हैं। चलो ऐड करते हैं पहले तो। 5 5 10 हो गया, 1 कैरी। देखो 126.5 है, 117.5 ऐसे ऐड कर लो, ज्यादा सही रहेगा। 10 7 7 14 हो जाएगा तुम्हारा, 1 कैरी, 2 2 4 हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा। तो 2 से डिवाइड करना है फिर, तो 122 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, क्या यहाँ पे x 122 आ जाएगा, यस और नो। तो अगर ये 122 है, अगर हमारा पहला जो x है 122 आया है, तो नेक्स्ट क्या होगा। अगर ध्यान से देखो, एक तरीका तो ये है कि इसको भी ऐड कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, इसको भी ऐड कर लो 2 से डिवाइड। एक सिंपल तरीका भी है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 9 का डिफरेंस है ना, 126 से 179। तो इसका मतलब इसमें 9 का ही डिफरेंस चलेगा। अगर ये सही है, पूरा डेटा बिल्कुल वैसे ही सही है, और देख भी लो सब में 9 का, देखो यहां भी 9 है, यहां भी 9 है, 9 का ही डिफरेंस है सब में। तो सीधा 9 ऐड करते जाओ, बार बार ये लगाने की जरूरत नहीं है। तो 132 में 122 में 9 ऐड होगा तो 131, फिर 9 होगा तो 140, फिर आ जाएगा 149, फिर 9 ऐड होगा तो 158, फिर 9 ऐड होगा तो 167, और फिर 9 ऐड होगा तो 176। चेक कर रही है, ये आ जाएगा, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं, क्या करते हैं,
अगर आप डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं तो डायरेक्ट मेथड का तो देखो मीन का फॉर्मूला होता है हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, मतलब एफ और एक्स का मल्टीप्लाई करके यहां लिख दो, ऐड कर लो और यहां पे फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लो और लिख दो तो हो जाएगा। तो डायरेक्ट मेथड से अगर तब कर सकते हो या किसी में भी कर सकते हो जब डेटा छोटा हो। यहां पे डेटा थोड़ा ज्यादा बड़ा लग रहा है, तो अगर इसको आपको आसान करना है तो आप क्या कर सकते हो, देखो डायरेक्ट मेथड करना है तो सीधा इसको मल्टीप्लाई कर लेना और यहां सबको ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा, तब भी आ जाएगा। अब मैं फिलहाल एज्यूमिन मेथड से इसको करता हूं। तो एज्यूमिन मेथड में क्या होता है, आपको एक डी फाइंड आउट करना होता है, डी जो कि होता है एक्स माइनस का ए। क्या होता है, एक्स माइनस का ए। अब एक्स तो तुम्हारा ये एक्स तो ये लिखा हुआ है, ए क्या होता है, ए होता है तुम्हारा क्या, ए होता है इसी एक्स की बीच की वैल्यू, मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू क्या आएगी, देखो अगर देखें 3 यहां से 3 यहां से, तो ये 149 मिड वैल्यू हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं ए मेरा 149 है। तो अगर ए 149 है तो एक्स तुम्हारा 122, तो 122 माइनस का 149, यानी 149 में 122 माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा 7 और 2, ये 27 आ गया। तो यहां पे आ जाएगा माइनस का 27। ठीक है, फिर x को आप 131 लो और ये 149 है, तो 149 में अगर 131 माइनस करोगे तो कितना आएगा 8 आ जाएगा। अब 4 में 3 गया 1, 18, तो यहां माइनस का 18 आ जाएगा। समझ में आई बात, यहां कितना आ गया माइनस का 18, ये कितना आ जाएगा माइनस का 9 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये 158 में 149 माइनस कर दो। ठीक है, तो यहां पे कितना आएगा, 18 में 9 गया 9 आ जाएगा और 9 ही आएगा बस, तो ये 9 आ जाएगा। फिर यानी कि ये 18 आ जाएगा और ये 27। जरा चेक करें क्या कुछ ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं, जरा चेक करें। डी निकाल लो जरा फटाफट डी के लिए निकालो, जरा चेक करो क्या आपका -27 -18 माइनस का 9 ये सब आ गया। अब क्या करना होता है, अगर आपने डी फाइंड आउट करा है तो डायरेक्ट मेथड में जैसे एफ एक्स निकालते हो ना, एज्यूमिन में एफ डी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एफ डी। और इस बार जो मीन का फॉर्मूला होगा वो होगा ए प्लस यानी कैपिटल ए सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन, ए अलग रखना है, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ, ये याद रखो। ठीक है, अब एफ डी चाहिए होगा आपको, एफ डी यानी इसका एफ का मल्टीप्लाई डी में करना है। ठीक है, चलो करते हैं। 27 का अगर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 नहीं तुम्हारा आ जाएगा 81 माइनस का 81 आ गया। ये 18 का 5 में करेंगे तो माइनस का 90 आएगा, 9 का 9 में करेंगे तो 81 आएगा माइनस का, फिर 0 का करोगे इसमें तो 0, 9 5 जा 45, 18 4 जा 72 और ये 54। चलो इनको ऐड कर लो, इनको भी ऐड कर लो, फिर माइनस कर लेना, मतलब ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है। कर लो जरा, बताओ कितना आ रहा है। मैंने तो लिख रखा है पहले से भी, आप लोग जरा बताओ कितना आ रहा है। सम आएगा 54 आएगा, सम आपका आ जाएगा यहाँ पे सबको ऐड करने के बाद माइनस का 81 आ रहा है। सॉल्व कर लेना, ये ऐड कर लो और ये ऐड कर लो, फिर देख लो माइनस का 81 आ रहा है। अब बस फॉर्मूले में वैल्यू लगा लो। क्या, तो ए की वैल्यू हमने ली थी कैपिटल ए की 149, एफ डी आई माइनस का 81 आ रहा है और फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लो, समेशन ऑफ एफ, हालांकि दे भी रखा है 40 है तो 40, तो बस डिवाइड कर लो। तो ये 149 माइनस ये डिवाइड करोगे तो आएगा 2.025 और माइनस करने के बाद आ जाएगा 146.975, कर लेना माइनस 146.975 आ जाएगा। यही तुम्हारा एवरेज लेंथ ऑफ लीव्स हो जाएगा। ठीक है, तो बस आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो यार लाइक कर देना, क्योंकि आपका सपोर्ट जब चैनल पे दिखता है तो आपके लिए ऐसे ही काम करने का मन करता है बहुत ज्यादा। ठीक है, चलो अच्छा जाते जाते मैं बता दूं कि ये सारे सेक्शन भी कहां मिलेंगे, आपको वो भी बताता जाता हूं। आपको क्या करना है, अनअकैडमी क्लास 9 10 का जो चैनल है इसमें तपस्या सीरीज के नाम से आपको मिल जाएगा और इसमें सारी चैप्टर वाइज आपको मैथ्स का बहुत बढ़िया कलेक्शन आपको मिल जाएगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का, थ्योरी का। इसी के नीचे देखोगे तो ये सैंपल पेपर के सॉल्यूशन है। ठीक है, चलो बस इस तरीके से आप फॉलो करिए, बढ़िया से पढ़ाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तो अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।